पीरियोडिक टेबल डाल लीजिए हेडिंग, पीरियोडिक टेबल एंड पूरा नाम क्या है आप लोगों के बुक में? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज। चलिए पीरियोडिक टेबल में डालिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज। सबको क्लियर दिख रहा है? चलिए सबसे पहले आप ये पीरियोडिक का मतलब मुझे बताइए। अच्छा सबने 9th पढ़ के आया है, केमिस्ट्री क्या होता है सबको आता है? व्हाट इज केमिस्ट्री? चलिए कोई लोग मुझे बताइए केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? कोई एक कुछ भी जवाब दीजिए, रैंडम कुछ भी। व्हाट डू यू मीन बाय केमिस्ट्री? द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द एटम। वेरी गुड। और बोलो कोई। स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। और कुछ और? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स बोल सकते हैं। तो केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री नाम से इस वर्ड समझ में आ रहा है, समथिंग रिलेटेड टू केमिकल, है ना। ये केमिकल, इट इज अ ब्रांच ऑफ द साइंस दैट डील्स विद द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये एक ऐसी साइंस है जहाँ पे हम लोग को क्या सीखना है? केमिकल रिएक्शंस के बारे में सीखना है। कोई नई चीज़ इवॉल्व होती है वो हमें सीखना है। फिजिक्स में हमारा कोई नई चीज़ इवॉल्व नहीं होती है। द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस वी आर स्टडिंग। आई बात समझ में? जो फिजिकल वर्ल्ड हमारे सामने है वो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में। जो केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं? जो रिएक्शन डेली हो रही होती हैं हमारी बॉडी से लेकर एनवायरनमेंट में, या कोई नई चीज़ फॉर्म हो रही होती है, उस चीज़ को हम मिला के क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। क्लियर है ये चीज़? अच्छा, हमारे पास जितने भी सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बनी हुई है ना। व्हाट आर दोज थिंग्स? या तो वो एटम से हैं, या तो मॉलिक्यूल्स हैं, या तो वो आयंस हैं। सुना है आयंस आप लोगों ने? सबने 9th पढ़ा है ना आयंस। या तो एटम से बनी है, या तो मॉलिक्यूल से बना है, या तो वो आयन से बना हुआ है। 3 चीज़ें हैं। अभी इसको हम अब बाद में आगे बहुत अच्छी तरीके से केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हम क्यों पढ़ रहे हैं? व्हाट डू यू मीन बाई पीरियोडिक? पीरियोडिक का मतलब क्या होता है बताइए? हाँ, वेरी गुड। जैसे आपके स्कूल में होता है ना, एक लंबा पीरियड बनता है, सुबह 9 बजे से शुरू होता है, दोपहर में 2 बजे ख़त्म होता है। पहले फिजिक्स का क्लास हुआ, फिर केमिस्ट्री का क्लास होगा, फिर मैथ्स का, फिर साइंस, फिर ज्योग्राफी का हो गया, हिस्ट्री का हो गया, है ना। क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम के बाद चीज़ें क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर उसके बाद लंच के बाद फिर से मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक पर्टिकुलर टाइम में चीज़ें जो हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं, तो उसका मतलब हुआ पीरियोडिक। ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ का मतलब यहाँ पे क्या है? प्रॉपर्टीज़ का मतलब है कि यहाँ पे हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। कोई दिक्कत से? सब कुछ समझ में आ रहा है? कुछ और तो नहीं लग रहा है? क्लियर है सब कुछ? यहाँ पे क्या बताया गया? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ मतलब प्रॉपर्टीज़ जो है वो सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या हो रही हैं? रिपीट हो रही हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। मुझे बताओ इसमें प्रॉपर्टीज़ कैसे पहचानोगे? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे जो इवन नंबर आ रहे हैं वो एक के बाद एक छोड़ के एक आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी तो एक पीरियड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताइए, यहाँ पे एक पीरियड फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर है ये चीज़? तो इसी तरह हमारे पास एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे इतने सारे एलिमेंट्स हैं। हमारी बॉडी भी क्या है? ये सब एलिमेंट से बना हुआ है। ठीक है ना। तो उन एलिमेंट्स की हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। ठीक है, उन एलिमेंट्स की हमें क्या पढ़नी है? प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है।
प्रॉपर्टीज़ कैसे पढ़ सकते हैं हम लोग भाई? मेरे पास मान लीजिए टोटल ऑल ओवर एलिमेंट जो है बहुत सारे हैं, 114 एलिमेंट्स है मान लो, ठीक है। तो क्या हम एक एक प्रॉपर्टी को अलग अलग एक्सपेरिमेंटली पढ़ने पॉसिबल हो पाएगा क्या? ये हर तरीके से पॉसिबल नहीं है इतना ज़्यादा एक साथ करना, ठीक है, और वो भी एक टाइम में। तो आप जब बुक खोलोगे तो उसमें देखोगे कि देखो पीरियोडिक टेबल बना होगा, एक क्या बना है? पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, आप सभी लोग देखोगे, ठीक है। वो पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरनमेंट में कितने सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। क्लियर? कितने सारे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। क्लियर है ये चीज़? सबसे पहले साइंटिस्ट आए, उन्होंने उनके टाइम में कुछ एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे, तो उन्होंने उतने एलिमेंट्स के बारे में बताया, ठीक है। फिर अगले साइंटिस्ट उसके बाद आए, तो उन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स और नए डिस्कवर हो गए हैं, तो उन्होंने नए एलिमेंट्स की कुछ जानकारी दी हमें। तो इसी तरह हमको डे बाय डे नई नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ने को मिलती रही। तो यहाँ पे सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए, ठीक है, आप लोग हेडिंग लिख भी लीजिएगा, नोट करेंगे ना। लिखिए, दिस चैप्टर will deal about the periodic properties. This chapter will deal about the periodic properties of various elements which are used in our daily lives. कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? बताइए बेटा आप लोग। एटम जानते हो क्या होता है आप लोग? एटम्स क्या होता है? व्हाट आर एटम? इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट। वेरी गुड। मतलब मान लीजिए कि अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, तो उसका जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल होगा ना, सबसे छोटा पार्टिकल होगा। वैसे अब एटम से भी छोटे पार्टिकल पता है हमको, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम से भी छोटा होता है, ठीक है ना, लेकिन जो फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल होता है ना किसी भी एलिमेंट का, उसे कहते हैं हम लोग एटम। क्लियर है? जब एटम और एटम मिलके कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। क्लियर है? दो डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो एक कंपाउंड बनाते हैं। आई बात समझ में? चलिए, तो अब इसके बाद एक हेडिंग लिखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि मेरे पास मान लीजिए एनवायरनमेंट में बहुत सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम उनको एक जगह क्लासिफाई नहीं करेंगे, अगर एक जगह उसको सेट नहीं करेंगे, तो हम उनके बारे में स्टडी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या किया, उन एलिमेंट्स को एक जगह पे रखा और उनकी प्रॉपर्टीज़ को एग्जामिन किया, पढ़ा उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहला तो यही अराइज होता है, व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स? व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स? बताइए, कोई आंसर दे पाएगा इसका?
वाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, क्यों ज़रूरत है हमें? वेरी गुड। टू, इट इज़ ईजी टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विच आर सेम। मान लीजिए आपके पास फिजिक्स की बुक है लाइन से, आपके पास केमिस्ट्री की बुक है लाइन से, आपके पास मैथ्स की बुक है लाइन से। अगर मैंने क्या किया, तीनों को, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को, तीनों को मिक्स कर दिया आपस में और एक शेल्फ में रख दिया ऐसे करके, अब मैं आपसे कहूँगा कि भाई आप फिजिक्स की बुक ढूंढ के निकालिए मुझे, तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होगी, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा होगी ना ढूंढने में। लेकिन मैंने क्या किया, एक शेल्फ में फिजिक्स की बुक रख दी, एक शेल्फ में केमिस्ट्री की बुक रख दी, एक शेल्फ में मैथ्स की बुक रख दी। तो आपसे मैं बोलूँगा कि आपको मैथ्स की बुक निकालनी है या केमिस्ट्री की बुक निकालनी है, तो आप उसी शेल्फ में जाओगे ना जिसमें केमिस्ट्री की रखी होंगी सारी या मैथ्स की रखी होंगी। तो इसी तरह अगर मैं एक जैसे एलिमेंट्स, ऐसे एलिमेंट्स जो एक जैसी प्रॉपर्टी शो करते हो, उनको मैं एक लाइन में रख दूं, तो आप बता दोगे कि किसकी प्रॉपर्टी एलिमेंट की है, कौन किससे मैच करता है, बता पाओगे नहीं बता पाओगे? तो इसीलिए देयरफॉर ये नीड है हमें स्टडी करने की। तो यहाँ पे आप लोग लिख लोगे व्हाई डू वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, बिकॉज लिख लीजिए यहाँ पे, वी नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, we need to classify the element so as to study the properties of same type of element। चलिए एक पॉइंट और लिखिए, देयर आर टोटल 118 elements, out of which 94 element are naturally occurring। ठीक है, 118 एलिमेंट्स टोटल है हमारे पास, और जिसमें कि 94 एलिमेंट्स कैसे हैं, वो नेचुरली अकर होते हैं। क्लियर है? अभी हम लोग पीरियोडिक टेबल को ना बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। आपके जो 10th के कोर्स सिलेबस में है, पीरियोडिक टेबल आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रिक्स हैं, जैसे याद करते हैं हम लोग। सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं आ रही है अभी तक? चलिए ठीक है। अब देखिए हर एज में अलग अलग साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना शुरू किया। अब स्टार्टिंग में ही हमको 118 एलिमेंट्स नहीं मिल गए थे, स्टार्टिंग में बहुत कम एलिमेंट्स मिले थे। ठीक है ना? फिर धीरे धीरे इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी होती गई और इनको हम अरेंज करते गए। क्लियर है? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम लिख लीजिए, डोब्रेनियर। देखा, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया वो कौन थे? डोब्रेनियर साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या बोला कि द एलिमेंट्स शुड बी अरेंज्ड on the basis of
एटॉमिक वेट। ठीक है ना। उन्होंने क्या बोला कि द एलिमेंट, जो भी एलिमेंट अरेंज होना चाहिए वो किसके बेसिस पे अरेंज होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। ठीक है ना। वैसे तो यहाँ पे एक लाइन और लिखना चाहिए था, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा आप लोग, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट सभी लोग जानते हो ना, 9th में पढ़ चुके हो सभी लोग। चलिए अगला पॉइंट क्या है, ही प्रपोज्ड लॉ ऑफ ट्रायड। ही प्रपोज्ड लॉ ऑफ ट्रायड, TRIAD। ही प्रपोज द लॉ ऑफ ट्रायड। लॉ ऑफ ट्रायड क्या कहता था इनका, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डोब्रेनियर ट्रायड। ठीक है, तो उसी को हम लोग लॉ ऑफ ट्रायड बोलते हैं। चलिए इसको डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ ट्रायड क्या कहता है कि एवरी मिडिल एलिमेंट will have atomic weight, every middle element will have atomic weight equal to the average of atomic weight of other two elements। देखिए क्या कहा उन्होंने इस तरह से कुछ एलिमेंट्स अरेंज किए, एक टेबल बनाई ऐसे करके। मान लीजिए यहाँ पे A, ये B और ये C एलिमेंट। क्लियर है, ये A एलिमेंट है, ये B एलिमेंट है और ये C एलिमेंट है। तो उन्होंने क्या कहा कि जो B वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक वेट ऑफ B, ये इक्वल होगा किसके, पता है आपको, ये होगा एटॉमिक वेट ऑफ A, ये शॉर्ट में लिख दिया, समझ जाओगे आप लोग, एटॉमिक वेट ऑफ A प्लस एटॉमिक वेट ऑफ C अपॉन 2, उसका एवरेज होगा। ठीक है, ये उन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की कि बीच हर अगर किसी भी एलिमेंट को हम ट्रायड के फॉर्म में लिखें, मतलब ट्रायड का मतलब होता है 3, ट्राई का मतलब होता है 3, तो 3 के फॉर्म में लिखें अगर इस तरह, तो बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा या एटॉमिक मास होगा बीच वाले का, वो अदर 2 एटॉमिक वेट के एवरेज के बराबर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से।
ठीक है, अब देखिए इनका ये मॉडल जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये सारे एलिमेंट के लिए परफेक्ट नहीं था। बहुत सारे एलिमेंट थे जो ये रूल को फॉलो कर रहे थे और बहुत सारे एलिमेंट थे ये जो रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। अभी कौन कौन से एलिमेंट थे ये डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है ना। ये आपका 10th में नहीं है, ये आपका 11th में आएगा, ठीक है, इस बुक में दिया हुआ है। दिया तो है लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपके में एग्जाम्पल नहीं पूछा जाएगा इसका। आपको ये 3 चीज़ पता होनी चाहिए, क्लियर है। इन 3 चीज़ के अलावा कहीं से भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, समझ गए चीज़। तो ये थ्योरी जो है वो उनकी फेल हो गई, ठीक है ना, बिकॉज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू ऑल एलिमेंट्स। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। तो ये डोब्रेनियर ट्रायड अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग लिख लोगे। अब चलिए, उसके बाद आए दूसरे साइंटिस्ट जो थे, उनका नाम था न्यूलैंड। और इन्होंने जो थ्योरी अपनी प्रपोज की, उन्होंने इस थ्योरी का नाम दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब समझते हैं आप लोग, क्या होता है? 8। हाँ ठीक है, बोल सकते हैं 8। और कोई? गाने तो सुनते ही होंगे आप लोग, सुना है सबने। तो ये न्यूलैंड जो थे ना, वो म्यूजिक के बहुत शौकीन आदमी थे, क्लियर है। तो ऑक्टेव का मतलब होता है ना, जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं ना 7 सुर, बोलते हैं कि नहीं, सुना है आप लोगों ने? सा रे गा मा बोलते हैं ना, इसे हम लोग 7 सुर बोलते हैं, पक्का है ये चीज़। तो इसी तरह इंग्लिश में भी सेम चीज़, इंग्लिश में भी 7 सुर होते हैं। अगर इंग्लिश के गाने बनते हैं तो उसमें भी 7 सुर होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए उसी ऑक्टेव को, इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, जो 7 सुर होते हैं ना, इसी को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। और इन्होंने ये इसी चीज़ से अपनी थ्योरी डिराइव की। उन्होंने क्या कहा कि हर 7th एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, हर 7th एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आएगा, उसकी प्रॉपर्टीज पहले वाले से मैच करेंगी। ये कहा उन्होंने, पता है, समझ में आया ये चीज़ कि हर 7वां एलिमेंट, जो हर 8वां एलिमेंट, हर एवरी 8th एलिमेंट विल हैव द सेम प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर है ये चीज़? चलिए लिखिए इसको इस स्टेटमेंट में। मैं पहला पॉइंट लिखिए इसमें कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। सबसे पहला पॉइंट हो गया इसका। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, या फिर एटॉमिक वेट भी कह सकते हो आप इसको। दूसरा पॉइंट लिखिए कि एलिमेंट्स वर अरेंज्ड, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड नोट्स में लिखते समय राइटिंग एकदम अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि 10th के बोर्ड में सिर्फ आंसर सही नहीं, आंसर दिखने में अच्छा भी होना चाहिए, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, तभी मार्क्स मिलता है। आप सभी लोगों का बोर्ड्स होगा ना इस बार, ठीक है। तो लिखिए
एलिमेंट वर अरेंज्ड इन द सीरीज ऑफ 8, इन द सीरीज ऑफ 8. इन द सीरीज ऑफ 8. सब लोगों को 7 सुर पता है कि नहीं पता है? क्या क्या होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और फिर से सा आ जाता है कि नहीं आ जाता है? बताइए. 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक सारे सुर देखो अलग हैं. उसके बाद क्या होता है? फिर से सा, फिर रे, गा, मा, पा, धा, नी, फिर से सा. यही तो होता है. तो इसी तरह उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था. इसी तरह उन्होंने क्या किया था? एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया. और हर सातवां 1 2 3 4 5 6 7, हर सातवें एलिमेंट के बाद जो आठवां एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टी किससे मैच कर रही थी? फर्स्ट वाले से मैच कर रही थी. क्लियर है ये चीज? तो मान लीजिए अगर यहां से शुरू करते तो यहां से सातवां हो जाता है ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8th वाला एलिमेंट इससे मैच कर लेता. क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया. किसको किसको नहीं समझ में आया? जरा हाथ खड़ा करिए एक बार. सबको आ गया? बोरिंग तो नहीं लग रहा है? ठीक है. मैंने क्या लिखवाया? इसके अगला पॉइंट लिखिए इसके बाद कि every eighth element will have similar properties as that of first element. ठीक है. इन्होंने ये नई चीज दिया था उस समय कि हर एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो पहले वाले एलिमेंट से मैच कर रही होगी. मतलब 8th वाला एलिमेंट जो है वो पहले वाले से मैच करेगा. क्लियर है ये चीज़? अच्छा, इनके में भी ये फ्लॉप हो गया. ये आइडिया उनका ज़्यादा चल नहीं पाया. बहुत सारे एलिमेंट ऐसे थे जो अरेंज नहीं हो पाए इनकी टेबल में. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे जो इनकी टेबल में अरेंज नहीं हो पाए. मैं टेबल बना के भी दिखा सकता हूँ, लेकिन अभी इसको बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है. आप समझ नहीं पाओगे उसको अभी. ठीक है, सबसे पहले उसके लिए पीरियोडिक टेबल पता होनी चाहिए, तो इसलिए मैं बना नहीं रहा हूँ अभी. आप बस इनका स्टेटमेंट याद रखो. आप इनका ये जो लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव भी कहते हैं इसको. ठीक है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो इनका जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था ये इसलिए नहीं चल पाया क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट ये लॉ फॉलो नहीं कर रहे थे कि हर 8th एलिमेंट पहले वाले की तरह शो हो रहा हो. ऐसा सारे के सारे नहीं कर रहे थे, इसलिए इनकी थ्योरी भी फेल हो गई. इनकी थ्योरी फेल कब हुई? जब नए एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए. जब नए एलिमेंट्स और डिस्कवर हो गए तो देखा गया ये तो अरेंज ही नहीं हो पा रहे हैं इनकी टेबल में, तो इनकी थ्योरी फेल हो गई. लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया. इन्होंने एक अच्छा काम, पता है क्या किया? इन्होंने एक अच्छा काम ये किया कि इन्होंने पीरियोडिसिटी को इंट्रोड्यूस किया. प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो रही है? आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देखो रिपीट हो रही थी. हर 8th एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट की तरह प्रॉपर्टी शो करेगा. तो इसका नाम जो इन्होंने एक पर्टिकुलर नाम दिया उसको इन्होंने बोला पीरियोडिसिटी. तो इसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ही इंट्रोड्यूस्ड पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन लिख लीजिए.
पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन पूछी जाती है कभी कभी और इम्पॉर्टेंट भी है, आप इसको 11th क्लास में ही पढ़ोगे कि इट कैन बी डिफाइंड एज repetition of physical and chemical properties after a fixed interval of time. ये दो मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, 2 या 1 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, क्या इतनी चीज़ें सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, अभी आप लोगों का सिलेबस जो कुछ रिड्यूस हुआ है या फिर ऐसा कुछ बताया तो गया नहीं होगा अभी? चलिए, अब इनका मॉडल ही फेल हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ नोट करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ मैं। आपने अभी कौन सा सबसे पहले कौन सा देखा था? जो सबसे पहले साइंटिस्ट कौन से थे? डोब्रेनियर थे। फिर उसके बाद मैंने किसका बताया? न्यूलैंड का बताया। दोनों ने जो एलिमेंट को अरेंज करने का ऑर्डर था, दोनों ने जो अरेंज किया, जैसे हमारे स्कूल में नाम अरेंज होते हैं ना अटेंडेंस रजिस्टर में मैडम के, कैसे अरेंज होते हैं? अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होते हैं ना। तो उसी तरह जो इन दोनों साइंटिस्ट ने किया वो कैसे अरेंज किया? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट। सबसे पहले छोटा एटॉमिक वेट का एलिमेंट आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे ही तो होता है इसका मतलब, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट का मतलब। समझ गए आप लोग? तो ये पॉइंट ज़रूर याद रखना। सबने क्या किया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट पे ही एलिमेंट्स को अरेंज किया। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, थर्ड साइंटिस्ट किसी किसी बुक में मेंडलीव लिखा हुआ है, एफ लिखा होता है, किसी किसी में वीएस लगा देते हैं, मेंडलीव। ठीक है ना, जैसा आपकी बुक में लिखा है वैसा याद कर लो। ठीक है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। अब इनका पीरियोडिक टेबल जो था, इनका पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छे टाइम तक चला। ठीक है, फिर इन्हीं के नाम से इन्होंने इतना अच्छे काम किए कि इन्हीं के नाम से एक पीरियोडिक टेबल, इनके नाम से एक एलिमेंट भी डाल दिया गया पीरियोडिक टेबल में। आज के टाइम में मेंडलीवियम नाम का एक पीरियोडिक एलिमेंट नाम होता है उसका। ठीक है, उस एलिमेंट का नाम क्या है? मेंडलीवियम। इनका नाम था मेंडलीव, बुक में लिखा रहता है मेंडलीव। ठीक है ना, अलग अलग स्पेलिंग है, लेकिन स्पेलिंग पे हमको नहीं जाना है। तो इन्होंने बहुत अच्छे काम किए पीरियोडिक टेबल में। इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जो कोई नहीं कर पाया। सबसे पहला काम किया इन्होंने, पॉइंट में लिखिए इसको, ही अरेंज द एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ increasing order of their atomic weight. He arranged the element on the basis of increasing order of their atomic weight. इन्होंने भी एटॉमिक वेट पे अरेंज करना था, वही सेम काम किया। देखो, जो न्यूलैंड ने किया था और डोब्रेनियर ने किया था, वही इन्होंने भी किया कि एटॉमिक वेट पे ही अरेंज किया एलिमेंट्स को। ये याद रखना है आपको। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें,
he stated that periodic properties of element are the periodic function of their atomic weight. तो इन्होंने सबसे अच्छी चीज़ क्या बताई कि यहाँ पे जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो किसके अकॉर्डिंग होती हैं? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में भी चेंज आता रहेगा। उन्होंने ये एक अच्छी बात कही। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अच्छा, इन्होंने कुछ काम ऐसे किए, आपकी बुक में तो बहुत कम दिया हुआ है, मैं डीप में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है। इन्होंने कुछ काम ऐसे किए, पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। कुछ उसमें इन्होंने रोज़ को डिवाइड किया, इन्होंने उसको बोला कॉलम्स, और कुछ रोज़ में डिवाइड किया, उसको बोला इन्होंने पीरियड्स, और कुछ कॉलम्स में डिवाइड किया, उसको बोला इन्होंने रोज़ नहीं, ग्रुप्स। हाँ, वेरी गुड, सबको याद है, पहले से पढ़ चुके हो क्या तुम लोग? ठीक है। वो उनको क्या कहा उन्होंने? जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको क्या कहा उन्होंने? ग्रुप्स कहा। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं क्या कहा उन्होंने? पीरियड्स का। तो ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, इनकी पीरियोडिक टेबल भी कुछ टाइम बाद फेल हो गई, ये चल नहीं पाई, क्योंकि इनके टाइम में जो एलिमेंट डिस्कवर हुए थे वो तो प्लेस हो गए थे, ठीक है। लेकिन जब नए एलिमेंट डिस्कवर हुए तो वो इनकी टेबल में अरेंज नहीं हो पाए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें इन्होंने ऐसे किया कि बहुत अच्छी काम किया इन्होंने। कैसा काम किया कि कुछ अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह ऐसी छोड़ दी और उन्होंने ये क्लेम किया कि आने वाले टाइम में कुछ एलिमेंट डिस्कवर होंगे और वो मेरी लेफ़्ट वाली पोजीशन पे ही आएंगे। जो पोजीशन उन्होंने छोड़ा था उसी पोजीशन पे ही वो एलिमेंट एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये इनका बहुत बड़ा काम था, ये ऐसा कोई नहीं कर पाया था। आपको बात समझ आ रही है? मैंने कहा अभी कुछ एलिमेंट्स के लिए जगह छोड़ी इन्होंने और कहा कि जो फर्दर जो फ्यूचर में आने वाले एलिमेंट्स जो डिस्कवर होंगे वो मेरी पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे अरेंज हो जाएंगे। और ऐसा आज की पीरियोडिक टेबल में होता भी है, ठीक है। वो दो एलिमेंट्स कौन से थे? वो दो एलिमेंट्स थे, एक उन्होंने जगह छोड़ा था और उसका नाम दिया था, यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उसका नाम होगा इक्का एल्यूमिनियम, ठीक है। और एक और जगह छोड़ा हुआ था इन्होंने, और उन्होंने जब प्रेडिक्ट किया कि फ्यूचर में एक नया एलिमेंट आएगा और इसका नाम होगा क्या? इक्का सिलिकॉन, नहीं इक्का जर्मेनियम, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस नाम में कंफ्यूज हो रहा हूँ। इक्का सिलिकॉन था, नहीं बोरॉन नहीं था, इक्का सिलिकॉन था, ठीक है। ये दो नाम इन्होंने छोड़ा था। क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए ऐसे ही कि मेंडलीव इंट्रोड्यूस the name